अगर आप किसी कंपनी में सैलरी पे काम करते हैं, मतलब आप कोई इंप्लॉई हैं, तो आपका हर महीने कुछ ना कुछ पोर्शन पीएफ की फॉर्म में जरूर कटता होगा। कुछ कंपनीज में ये फिक्स्ड होता है अमाउंट 1800 रुपए महीना, कुछ कंपनीज में ये सैलरी का 12% कटता है, और कुछ कंपनीज में ये ऑप्शन दे दिया जाता है एम्प्लॉइज को कि आप 1800 रुपए पर मंथ कटवा सकते हैं या तो अपना, या फिर आप अपना 12% सैलरी का कटवा सकते हैं। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, क्या इसके रूल्स हैं सारे, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ईपीएफ के बेनिफिट्स देखेंगे, विड्रॉल प्रोसेस देखेंगे, ये कैलकुलेशन कैसे होती है ईपीएफ की, जिसके ऊपर काफी कंफ्यूजन है। तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है किसी भी इंप्लॉय के लिए, यानी कि जो कोई भी कहीं पे काम करता है किसी कंपनी में, कंपनीज के लिए जिनको ये ईपीएफ काटना होता है, और साथ में जो प्रैक्टिसिंग सीएज हैं उनको भी ये फायदा करेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के एप्लीकेबिलिटी की। कोई भी कंपनी में अगर 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो उसमें ईपीएफ काटना ज़रूरी होता है। मतलब कि कुछ एम्प्लॉय के सैलरी से कटता है, कुछ अपने पास से डिपॉजिट करता है। अगर किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 से कम होता है तो उसका ईपीएफ कटना अनिवार्य होता है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा हो तो उसका नहीं कटता है। लेकिन अभी सभी कंपनी में सबके लिए कंपल्सरी कर दिया है पीएफ कटना। इसके लिए पीएफ कटता है तो उससे बहुत सारा हमारा फ़ायदा होता है, बहुत सारा बेनिफिट होता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हमको क्या क्या बेनिफिट होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको लॉन्ग टाइम के अंदर आपको 8-9% इंटरेस्ट दे देता है, और इसमें अभी 8.4 या 5% इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, अभी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कितना परसेंट आपका इंटरेस्ट चल रहा है। दूसरा इसका बेनिफिट यह होता है कि इसका रिटर्न जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, यानी जो आपका ईपीएफ होता है वो ट्रिपल ई के अंदर होता है, यानी कि आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें एक भी टैक्स नहीं लगता है, गवर्नमेंट की तरफ से एकदम फ्री होता है। और रिटायरमेंट के समय पे जो आपका विड्रॉल होता है उसमें भी आपका एक भी टैक्स नहीं लगता है, यानी कि पूरी तरह से आप एकदम टैक्स फ्री हैं, यानी कि इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। इसमें और एक और बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो इसका सारा इंश्योरेंस का पैसा, मतलब सारा पीएफ का पैसा उसके परिवार वालों को रिलीव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें कुछ और बेनिफिट होता है, वो क्या क्या होता है। और बेनिफिट होता है इसमें यूनिवर्सल एक्सेस। इसमें आपको एक अकाउंट खोलना होता है जिसमें इवन नंबर मिलता है। ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, और ये अकाउंट खाली आपको सिर्फ एक ही बार खुलेगा। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ एक बार ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा और वहाँ पे अकाउंट खुलेगा। उसके बाद से आप दूसरे कंपनी में भी काम करने गए तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। ठीक है, टैक्स सेविंग के बारे में एक और बात बता दूँ आप लोगों को। अगर आपका पैसा 5 साल से कम का है तो अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस पर आपका टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जितना भी कंपनी का पैसा कटा हुआ है आपका, वो सारे पैसे पे आपका टैक्स लग जाएगा। बहुत सारे लोग कंपनी छोड़ते ही अपना पीएफ विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका 5 साल नहीं हुआ है तो अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं दूसरे जगह, तो अपना पीएफ अकाउंट वहां पर ट्रांसफ़र करा लीजिए, और जब 5 साल हो जाते हैं उसके बाद अपना पैसा विड्रॉ कीजिए ताकि आपका टैक्स सेविंग का पूरा फ़ायदा मिले। चलिए अब एक बार हम समझ लेते हैं विड्रॉ प्रोसेस का। आपका पूरा पैसा कब निकलता है? रिटायरमेंट पे, और रिटायरमेंट कब होता है? 58 ईयर्स में। ठीक है, 58 ईयर के बाद अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें आपका ईपीएफ का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा और ईपीएस का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा, यानी टोटल पैसा विड्रॉ हो जाएगा। अगर आप 58 ईयर से पहले का पैसा निकालना चाहते हैं तो 57 ईयर्स में आप 90% पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं। उससे पहले अगर अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप किसी एक पार्टिकल के अंदर ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, इमरजेंसी हो गया, होम लोन हो गया। अगर आपको भूमि खरीदना है, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, या अपने मैरिज के लिए चाहिए, या किसी बहन या भाई के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मिल जाएगा, जैसे 75% हो गया, 50% हो गया, ऐसे करके आपको पैसा विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन आपका 100% पैसा नहीं निकलेगा। 100% पैसा कब निकलेगा? जब आप रेजिग्नेशन करेंगे। अगर आप रेजिग्नेशन किसी कंपनी से करते हैं तो आपका पैसा 100% निकल जाएगा। लेकिन हाँ, आपका अनएम्प्लॉयड
2 मंथ होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किए हुए 2 मंथ हो गया हो तो आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पहले बताए हैं टैक्स सेविंग के बारे में। अगर आपका पैसा 5 साल का नहीं हुआ है तो आप इसको बिल्कुल ना निकालें, ठीक है। अगर आप दूसरे कंपनी में काम करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं और ये अपना इवन अकाउंट वहाँ पर ट्रांसफ़र करा लेंगे और वहाँ से अपना पीएफ कटवाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जब आपका 5 ईयर्स हो जाएगा तो आप अपना बेनिफिट उठा सकेंगे और अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लेंगे अपने रिटायरमेंट पे, ठीक है। चलिए हम अब ये समझ लेते हैं कि अपना ईपीएफ का कैलकुलेशन, ठीक है। ये इसमें अपना पैसा कितना कटता है और कितना कंपनी को देना होता है, ठीक है। चलिए हम पीएफ का कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उसमें पीएफ काटना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर आपका कंपनी में पीएफ रजिस्टर हो गया है और फ्यूचर में अगर 20 एम्प्लॉय से कम हो गया है तभी उसका ईपीएफ मेंटेन रखना अनिवार्य होता है। अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 से कम है या 15,000 के आसपास है तो उसका पीएफ काटना मैंडेटरी होता है। अगर पीएफ का जितना भी कैलकुलेशन होता है ये सब सैलरी पर होता है। इसमें बेसिक सैलरी और डीए होता है, डीए मिलकर सैलरी होता है। इसी के अनुसार आपका पीएफ का कैलकुलेशन होता है। किसी भी प्राइवेट कंपनी में बेसिक सैलरी ही सैलरी होता है और किसी सरकारी कंपनी में बेसिक सैलरी और डीए मिलकर ही सैलरी होता है। उसी के अनुसार आपका पीएफ का कैलकुलेशन होता है। किसी भी कंपनी में इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का, ठीक है। इसमें जितना भी पैसा एम्प्लॉयज़ का कटता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर का भी डालना पड़ता है। ये जानते हैं कि इसमें कितना % पैसा कटता है। नॉर्मली इसमें अगर किसी एम्प्लॉयज़ का सैलरी 15,000 है या 15,000 से कम है तो उसका पीएफ 12% कटता है और एम्प्लॉयर का भी 12% कटता है। लेकिन इसमें ईपीएफ में 367% चला जाता है और ईपीएस में आपका 8.33% चला जाता है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें 1% एम्प्लॉयर का ज़्यादा भी कटता है, जहाँ पर 0.5% चला जाता है ईडीएल में और 0.5% चला जाता है ईपीएफ एडमिन में, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर एम्प्लॉयर का पैसा 13% कटता है और एम्प्लॉयज़ का पैसा 12% कटता है, उसका सैलरी का 12%। ये तो बात कर लिए हम नॉर्मल केसों में, जहाँ पे कंपनियों का एम्प्लॉयज़ 20 से अधिक होता है, वहाँ पे इसका सैलरी से 12% कटता है और एम्प्लॉयर अपने कंपनी जमा करती है 12%, ठीक है। और 1% एक्स्ट्रा जमा करती है, यानी 13% जमा करती है। लेकिन अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉयज़ 20 से कम होता है तो उसमें उसको 10% ही जमा करना होता है सैलरी का, ठीक है। और 10% उसको जमा करना होता है, 10% एम्प्लॉयज़ में से काटना होता है। तो इसमें एम्प्लॉयर का 10% जो होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। जो ईपीएफ के अंदर चला जाता है 1.67% और ईपीएस के अंदर चला जाता है 8.33%, जो कि 8.33% जो होता है उसमें जाना अनिवार्य है, ठीक है। उसमें कटकर 8.33% ही जाएगा। 10% जो कटता है वो 20 एम्प्लॉयज़ से कम किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं तो कटता है। लेकिन ज़्यादातर केसों में ये होता है कि किसी भी कंपनी से 12% कटता है और उससे एम्प्लॉयज़ का भी 12% कटता है, ठीक है। तो इसको हम 2 सिनेरियो में बांट देते हैं। एक सिनेरियो में हो जाता है सैलरी। अगर किसी का सैलरी अगर 15,000 है तो उसका पीएफ कितना कटेगा, तो उसके हिसाब से हम तो बात कर लिए हैं इस पर। जो ईपीएफ में जो 12% कटेगा वो सैलरी से गुना करके कटेगा, ठीक है। और फिर एम्प्लॉयर का भी कटेगा 12%, वो सैलरी से होगा 3.68 सैलरी से। इसको हम सैलरी 1 से बांटे हैं, ठीक है। आगे फिर 8.33 जो हुआ है उसका भी सैलरी से गुना करके, मतलब जितना भी सैलरी 15,000 है तो 15,000 का 8.33% कटा जाएगा। उसके बाद फिर 15,000 सैलरी है तो 0.5% कटा जाएगा उसका, और 0.5% फिर इसमें
EPF एडमिन में काटा जाएगा, ठीक है, सैलरी से, ठीक है। तो इतना तो ये सिंपल हो गया, ठीक है। 15,000 से नीचे सैलरी वालों के लिए है। अगर किसी का सैलरी 15,000 से ऊपर है, इसको हम सिनेरियो 2 में बांटे हैं। अगर किसी एम्प्लॉयज़ का 15,000 से अधिक सैलरी होता है तो इसमें कंपनी को 2 तरह का ऑप्शन मिल जाता है। एक मिनिमम EPF का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें मिनिमम पैसा कंपनी का कट कर जाता है और मिनिमम पैसा एम्प्लॉयज़ का कट कर जाता है PF का अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, EPF का अंदर मिनिमम पैसा जो होता है वो 12% का, मतलब 12% होता है। तो 15,000 मिनिमम सैलरी हो गया किसी का, तो उसका 12% कट कर जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयर जो होता है वो EPF में जब डालता है 3.67 जो परसेंट, वो 15,000 के बेसिस पे डालता है मिनिमम, ठीक है। और EPS में डालता है 8.33%, वो 15,000 के बेस पे उसका काट कर डालता है। और EDLI के अंदर डालता है जो, उसमें 0.5% वो 15,000 के बेसिस पे काट के डालता है। और EPF एडमिन के अंदर भी डालता है, तो उसमें भी 0.5% 15,000 के बेसिस पे ही काट के डालता है। यानी कि दोनों को मिनिमम काट कर दोनों में से डालना होता है। अब किसी भी कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन होता है फुल EPF, ठीक है। इसमें भी 2 नियम होता है। अगर किसी भी एम्प्लॉयर को फुल EPF काटना है तो उसमें एम्प्लॉयज़ का 12% गुना सैलरी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर किसी का 40,000 सैलरी है तो 12% गुना 40,000 हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर को ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपना पैसा फुल EPF ही काट कर डाले, ठीक है। वो चाहेगा तो EPF के अंदर 367% जो कट रहा है वो मिनिमम 15,000 के बेसिस पे कट जाएगा, 15,000 के सैलरी के बेसिस पे। बाकी सब भी वही काट के डाल देगा। हालांकि एम्प्लॉयज़ को अपना 40,000 है तो 40,000 के सैलरी के बेसिस पे काट कर डाल देगा, ठीक है। इसमें भी दूसरा ऑप्शन जो होता है वो एम्प्लॉयज़ जितना कटता है, जितना पैसा उतना एम्प्लॉयर को भी डालना होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ का कटता है, मान लीजिए कि 12% गुना 40, ठीक है। तो एम्प्लॉयर को भी डालना पड़ता है उतना। एम्प्लॉयर को अगर 12% पैसा सेम टू सेम डालना होता है तो उसमें क्या होता है कि EPF का एक सिस्टम होता है जो 8.33% जो होता है वो मिनिमम सैलरी के हिसाब से ही कटता है। जैसे 15,000 के हिसाब से कट जाएगा 8.33%, ठीक है। और बाकी का पैसा जो होता है EPF के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो कैसे जाता है, तो EPF के अंदर जाता है 12% गुना S2, यानी कि आपका सैलरी जितना भी है उतना कर दिया जाता है, ठीक है। 12% निकल गया, उसके बाद माइनस कर देते हैं 8.33% गुना 15,000 का, ठीक है। तो आपका सैलरी जितना निकलेगा, बाकी मतलब जितना PF का निकलेगा वो EPF इसमें डाल देगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास।